एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्म में से कौन सा सही है? श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकता। पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है। सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे हैं, अति सक्रिय है लेकिन कार्य को पूरा करने में धीमे हैं। और अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं बातों में पता नहीं कितनी बार। हियरिंग इंपेयर्ड लर्नर्स होते हैं कैनॉट कॉम्प्रीहेंड विजुअल इंफॉर्मेशन, ये डिसलेक्सिक है, डिसलेक्सिया से बना है। ये लैक रीडिंग एंड राइटिंग, याद रखना, रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी। क्रिएटिव हाइपर एक्टिव होते हैं पर स्लो इन कंप्लीटिंग वर्क होते हैं। अटेंशन डेफिसिट एडीएचडी, याद है ना आपको, हाई मोटिवेशन होता है और अटेंशन को सस्टेन कर सकते हैं, लंबे समय तक ध्यान से सोच के जवाब देना। बोलो, सेकंड में किसी को डाउट ये नहीं हुआ कि साहब डिसलेक्सिया तो पढ़ने वाला होता है? यस, ये सुनने में प्रॉब्लम है ना? ये कौन है? हियरिंग इंपेयर्ड है, इसका मतलब सुनने में प्रॉब्लम है, तो फिर ये दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते, इसका मतलब ये दोनों बात रिलेवेंट ही नहीं हुई। चौथा, अवधान में कमी जिन बच्चों की होती है, लंबे समय तक अवधान कैसे रख सकते हैं? आप कॉमन सेंस से ही कर सकते हो भाई, अवधान में कमी तो इनकी विशेषता है, ध्यान रख ही नहीं सकते, अटेंशन डेफिसिट है, एडीएचडी, तो ध्यान कैसे रख सकते हैं? इसी तरह से सृजनात्मक अधिगमकर्ता कार्य को पूरा करने में धीमे हैं, अति सक्रिय हैं, और दोनों जगह आप देखेंगे तो पठन क्षमता, डिसलेक्सिया एक अम्ब्रेला टर्म है। मतलब डिसलेक्सिया में क्या होता है पता है आपको? डिसलेक्सिया में ठीक से पढ़ नहीं सकता लेकिन लिख भी नहीं सकता। डिसलेक्सिया में लिखना भी है, पढ़ना भी है, मेमोरी भी है, समझना भी है, ये सारी चीजें शामिल होती है। इसलिए परीक्षा में बहुत बार सीटेट में तो आता है कि हम लोग डिसलेक्सिया को केवल पढ़ने से संबंधित कर लेते हैं। पढ़ने से संबंधित है निश्चित रूप से, डिस्ग्राफिया आ गया, डिसलेक्सिया अलग अलग आ गया, तो वो लिखने वाला या पढ़ने वाला, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन करने वाला। लेकिन डिस्प्रेक्सिया जानते हो क्या होता है? डिस्प्रेक्सिया बताओ। डिस्प्रेक्सिया या अप्रेक्सिया, डिस और ए की बात है। डिस्प्रेक्सिया अपेक्सिया वो होते हैं जिनके हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं होते, जिनके ब्रेन का मोटर स्किल पे कंट्रोल नहीं होता। तो जो ठीक से नाच नहीं सकते, ठीक से चल नहीं सकते, ठीक से एक्शन नहीं कर सकते, तो वो ठीक से लिख भी नहीं सकते, ठीक से गणना भी नहीं कर सकते। इसलिए बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा, डिस्प्रेक्सिया लिखना, पढ़ना, सुनना सब में गड़बड़ है। वही सेम बात याद रखना, डिसलेक्सिया में भी लिखने, पढ़ने सब में गड़बड़ है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट, ये कराऊंगा मैं आपको, एलडी बाकी है आपकी। लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती है? लर्निंग डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसेबिलिटीज दरअसल क्या है? आपने सुना होगा न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन है, ब्रेन की वायरिंग गड़बड़ है। क्या सुन रहे हो? अधिगम अशक्त बच्चे आईक्यू में कम होते हैं या ज्यादा होते हैं? रिसर्च बताती है कि जनरली अधिगम अशक्त बच्चे जो होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज जिनको होती है, वो एवरेज और सुपीरियर आईक्यू वाले होते हैं। ऐसे बच्चे जो अधिगम अशक्त हैं वो बौद्धिक रूप से कमजोर नहीं होते, पर उनके दिमाग का कोई फंक्शन गड़बड़ है, इसलिए उनको अक्षरों की मात्रा ऊपर की जगह नीचे, नीचे की जगह ऊपर दिखती है, आगे की जगह पीछे दिखती है, इसलिए वो लिख नहीं सकता। ईशान की बात करें, तारे जमीन पर, अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें, थॉमस एडिसन की बात करें जिसने मोनालिसा का चित्र बनाया था, लियोनार्डो डा विंसी की बात करें, विंस्टन चर्चिल की बात करें, ये तमाम लोग एलडी से पीड़ित थे। एलडी क्यों होती है, कब होती है? प्रेगनेंसी पीरियड में होती है, ड्यूरिंग डिलीवरी, बर्थ का प्रोसेस होता है उस समय होती है, और जन्म लेने के कुछ दिनों बाद तक अर्ली चाइल्डहुड में भी हो सकती है। किसी भी कारण से बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुंचे, ये इसका मेन कोज बताया गया है। इसके अलावा दूसरे कोज भी हैं, इनके कारण से होती है। और लर्निंग डिसेबिलिटी पूरी तरह कभी ठीक नहीं होती। हालांकि लर्निंग डिसेबल बच्चों के लिए बहुत से तरीके हैं, 3 मेन तरीके हैं जिनसे वो स्कूल में, प्रोफेशन में बढ़िया कर सकते हैं और बहुत बढ़िया कर सकते हैं। जैसे कि डी1सी से, थॉमस एडिसन से, आइंस्टीन से हम सीख सकते हैं। क्या वो 3 तरीके हैं? एक तो होता है मेडिटेशन, एक होती है थेरेपी। थेरेपी से उनको बहुत हद तक उनके समकक्ष लाया जा सकता है। लेकिन याद रखने वाली बात है कि
प्योरली क्योर कभी नहीं होते। ये कई बार पूछा जाता है परीक्षा में, प्योरली ठीक कभी नहीं होते। और एलडी शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था, वो तो बहुत बार पूछा ही गया है, बोलिए किसने किया। अधिगम अशक्तता टर्म पहली बार किसने दिया था, सैमुअल क्रिक ने दिया था, शाबाश। अगली बात, अगला प्रश्न देखो। मैं चाहता हूं कि कोर्स, और चाहता क्या हूं, आपके पास टाइम रहेगा, आपका एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद यही चलेंगे मेरे पूरे, है ना। अपने ऐप पे टेस्ट सीरीज चलेंगी, चैनल पे टेस्ट सीरीज चलेंगी, पुराने सारे पेपर करेंगे, है ना। लेकिन एक बार आप गो थ्रू हो जाओगे, जैसे बहुत बढ़िया बता रहे हैं भूमिका और ये सुनील, लेकिन कुछ बातें इनकी गलत इसलिए हुई कि इन्होंने पियाजे हमसे पढ़ा नहीं था, बाद में आई थी। आप लोग भी अच्छा बता रहे हो, आपने वो 6 स्टेज नहीं पढ़ी तो वो नहीं आया आपको, है ना। तो एक बार सारी चीजें आप पढ़ लोगे, उसके बाद हम यही करेंगे, तो फिर कोई नंबर कटेगा ही नहीं, चिंता की बात नहीं है। ओके 17 ओके है नहीं। चोमस, ओहो चोमस तो वो एलईडी है। चोम्स्की ने क्या दिया था, भाषा अर्जन यंत्र। आपने मेरी पूरी क्लासेस नहीं ली निशा, क्लासेस में बहुत बार हम सारी बातें कर लेते हैं, है ना। नोम चोम्स्की क्या थे, वो भाषा वाले थे, भाषाविद हैं। नोम चोम्स्की ने बोला था कि इस दुनिया में जो भी बच्चा पैदा होता है ना, आप सुन रहे हो मेरी बात, जो भी बच्चा पैदा होता है, चाहे अरब कंट्रीज में पैदा हुआ हो, चाहे इंडिया में पैदा हुआ हो, चाहे यूएस में पैदा हुआ हो, क्या करते हैं वो बच्चे पता है आपको, उनके सबके ग्रामर को सीखने का अंदाज एक ही होता है, उनको सबको भाषा का व्याकरण सीखने का तरीका एक जैसा ही होता है। ये कमाल है। इसका मतलब उन्होंने कहा कि वो कहीं ना कहीं जब जन्म लेते हैं तो अपने साथ भाषा अर्जन यंत्र लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, भाषा अर्जन यंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और उसको शॉर्ट में बोलते हैं एलईडी। तो एलईडी वाली बात नोम चोम्स्की की है। चलिए 17 का देखो। बोलो 2 नंबर। हमारे बच्चों का फर्क यही पड़ता है, क्योंकि आप पता नहीं कितनी बार आपने हमारी वो बात सुनी होगी कि रटना दोहराना हमेशा खराब होता है। बस इतने से ही काम हो जाएगा सिलेक्शन। रटना दोहराना हमेशा खराब, अनुशासन हमेशा खराब, चीजों को बच्चों के अनुभव से जोड़ना हमेशा अच्छा, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना हमेशा अच्छा, खुद से प्रश्न पूछना अच्छा, वास्तविक जीवन की चीजों को क्लासरूम से जोड़ना अच्छा, दंड देना खराब, पुरस्कार देना खराब। मान लो कोई बच्चा ऐसी संस्कृति से आ रहा है, जनजातीय संस्कृति से आ रहा है, ऐसे माहौल से आ रहा है कि बाकी चीजों से वो अलग है, एकदम पुराना सा है, पिछड़ा हुआ सा उसका एरिया है, वो क्लास में आता है, तो हम क्या करेंगे, हम उसका जो बैकग्राउंड है उसके साथ क्या करेंगे, उसके बैकग्राउंड के साथ क्या करेंगे। तो हमेशा याद रखना, कभी भी बच्चे के लिए हमको नेगेटिव नहीं बोलना है, उसके 100 गुना माफ है। उसका वो बैकग्राउंड है, वो ही हमारे लिए एक संसाधन का काम करेगा, रिसोर्स का काम करेगा। तो उसकी भाषा, उसकी कल्चर, लैंग्वेज, इन सबको हम क्या देंगे, सम्मान देंगे। क्या देंगे, सम्मान। एक बात और, एक आता है आपके नैव कॉन्सेप्ट, सुना आपने नैव कॉन्सेप्ट? नैव कॉन्सेप्ट क्या होता है, बच्चे बहुत बार आपकी क्लास में आके, जब आप जाओगे स्कूल में तो आप देखोगे कि वो कुछ ही बोल देते हैं, वो पियाजे वाले तर्क करते हैं, ट्रांसडक्टिव कंक्लूजन। चांद गेंद है, क्योंकि गेंद गोल है, चांद भी गोल है, तो चांद क्या है, गेंद है, और गेंद क्या है, चांद है। वो ऐसी बेवकूफी की बातें करेंगे, तो हमको क्या करना है, ऐसी स्थिति में क्या करोगे, और बोलो, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम उसकी उस बात को पे ध्यान देंगे कि नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, देंगे। फिर उसको हम काउंटर करेंगे, उसको हम चैलेंज करेंगे, उसको हम कुछ बातें बताएंगे और सोचने पे मजबूर कर देंगे कि वो खुद बोलेगा, मैम चांद गेंद नहीं है, ये नैव कॉन्सेप्ट है, भोली अवधारणा बोलते हैं जिसको। ओके, तो देखो, नहीं होता, अधिगम का सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता। इसका मतलब अच्छी बात नहीं है, पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना अच्छी बात की खराब बात, उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग करना अच्छी की खराब, अच्छी, समस्या के अनेक तरीके, मल्टीपल वेज, अच्छी बात की खराब बात, अच्छी बात। ये डाइवर्जेंट है। ये क्या होता है, नॉन एग्जाम्पल। हाँ, मैं बच्चों को, आप सुन रहे हो मेरी बात,
हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कैपिटल सिटी, तो हम बच्चों को एग्जांपल देंगे जयपुर राजधानी है, जयपुर राजधानी है, चंडीगढ़ राजधानी है, फला राजधानी है, राजधानी के बारे में बता दिए, ये हैं एग्जांपल्स। फिर हम बोलेंगे झुंझुनू राजधानी नहीं है, सीकर राजधानी नहीं है, भटिंडा राजधानी नहीं है, ये नॉन एग्जांपल्स। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया? बोले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो गैर उदाहरण या नॉन एग्जांपल बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं या नहीं करते? करते हैं। यही बोला होगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। हम रेपिटेशन को कभी प्रमोट नहीं करेंगे, रिकॉल को कभी प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि ये रटना है और रटना हमेशा खराब है। शाबाश। 18 का देखिए। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता? कौन सा एक अनुकूलन नहीं है? किसके साथ? संरचनात्मक परिवेश, मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, उसमें एक खराब बात आएगी, 3 अच्छी आएंगी। एक तो विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक और समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लगातार अवसर प्रदान किए जाएं। विद्यार्थी, दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं और आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहते हैं, उसमें सहयोग दिया जाए। शिक्षक प्रमुख उपकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्रचना विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन, यह बहुत शानदार बात है, चौथी, अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। फीडबैक बोलो, इशारा करो, इशारा करो ना, कौन सा सही है? हाँ, शर्माना क्या? चढ़ावा बताओ, क्या नाम था? राजश्री, जयश्री। ओके जयश्री, बताओ बेटा। हाँ पढ़ लो। तुम्हें संरचनावाद का पता है क्या? संरचनावाद जानती हो? कंस्ट्रक्टिविज्म में उसके पक्ष में 3 बातें, एक बात खराब है। मुझे लगता है कि तुम संरचनावाद के बारे में भी जानती होंगी। केवल इशारा करना है। सेकंड, engage in meaningful problem based activities, students work collaboratively, teacher elicit students ideas and experience, teacher employ specific end of the term assessment strategies and give feedback to product rather than process. बताओ। हाँ, अब तुम देखो, सीटेट भी दे रही हो, तुम्हारा आईक्यू लेवल भी ठीक है, नाम बताओ। मनीषा, मनीषा का आईक्यू लेवल भी ठीक है, इसने पुरानी परीक्षाएं भी देखी हैं, लेकिन ये हमारे बच्चे में थोड़ी सी कम रह गई क्योंकि उसने आधी क्लासेज छोड़ी हैं। अभी दूसरा उत्तर बता रही हो, जबकि सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। जिन्होंने 4 बताया वो हमारे बच्चे हैं। तुम पूरी नहीं हो, आधी हो। हाँ तो गरिमा तो है ही, मनीषा भी है, वो मनीषा दूसरी है। अभी मनीषा हो, अच्छा गरिमा हो, ओके। हाँ तो ध्यान दो बच्चों, सुन रहे हो मेरी बात? क्या गड़बड़ हुई? गड़बड़ क्या हुई देख लो। गड़बड़ ये हुई कि आपने फीडबैक शब्द तो सुन लिया, मतलब ये भी खास बात होती है कि आपको कीवर्ड्स को पकड़ना पड़ता है। हमने आपको कितनी बार एक बात बोली है, बताओ कौन सी? कि परफॉर्मेंस बेहतर होती है कि लर्निंग? प्रदर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सीखना? सीखने की जगह एक शब्द और आता है, मास्टरी। हमने कई बार बोला ना, मास्टरी बेटर की परफॉर्मेंस बेटर? मास्टरी बेटर। नंबर कितने आए ये महत्वपूर्ण कि आपने कितना सीखा, कितना सीखा ये महत्वपूर्ण। पर यहां पहली बात तो ये दे दी, प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन। प्रदर्शन का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब परफॉर्मेंस। आपके कितने नंबर आए, इस पे गुरुजी आपको
क्या कर रहे हैं? फीडबैक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। ये तो खराब बात है। नंबर ज्यादा लाना अच्छी बात की खराब बात? खराब बात। ये सारी बातें किसकी हो रही हैं? स्कूल में बच्चों की हो रही है। ये मैं सोचना कि अभी कंपटीशन में ग्रेडिंग, बच्चों को ग्रेडिंग देना अच्छी बात की खराब बात? बोलो, अच्छी की खराब? खराब, क्योंकि ग्रेडिंग भी स्कोरिंग है। हाँ, बस वो कंपेयर करें तो बात अलग। अच्छा पकड़ रही हो तुम दोनों। ओके, तो ये खराब बात है। दूसरी बात, दूसरी खराब बात है, एक तो ये खराब बात आ गई। मोनिका, सुनीता, ध्यान दो। प्रियंका, आजकल आप आउट ऑफ द फ्रेम हो, कभी जवाब ही नहीं देती हो। ओके, वो तो पारुल तो है, वो तो चली गई। दोनों लड़की, नीरज तो आई नहीं है ना? गई हो। ओके, हाँ ऐप पे लगी। हाँ ओके। एक वो लड़की, क्या नाम उसको? प्रियंका नाम है ना? वो भी मेरे को मिली थी। अच्छा बताती है, कई बार यहां बैठती है। प्रियंका, हाँ उनकी क्लास चल रही है। ओके, कोई नहीं। हाँ, मोनिका ही नाम है। प्रियंका है, यहां जाने कितनी प्रियंका है, कितनी मोनिका है, नाम चेंज करते हैं। अभी आपको मैं इसके बाद एक, या तो एक ऐसा करेंगे, कोई वो करेंगे। हाँ, ओके। मैडम को आज तक नाम ही कौन पूछे? मैं नहीं पूछा। हाँ बेटा, सब कुछ भेजूंगा मैं। तुम मेरे पे विश्वास करके आए हो ना, अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ लो। सब कुछ दूंगा, सब कुछ। ऐसी कोई चीज रहेगी नहीं जो आपको नहीं आए, और आप तो उसके बाद मजा आएगा आपको। इसलिए एक बार बेसिक कर लो। ओके, इधर ध्यान दो। एक तो ये बात खराब हुई ना, प्रदर्शन के बजाय परफॉर्मेंस प्रदर्शन की बात होती है। परफॉर्मेंस और प्रदर्शन के बजाय लर्निंग इंपॉर्टेंट होता है, मास्टरी इंपॉर्टेंट होती है। इसी में दूसरी बात भी खराब है। वो कौन सी है? मूल्यांकन खराब होता है। मूल्यांकन खराब होता है कि अच्छा होता है? तो फिर इसमें खराब क्यों है? इसलिए खराब है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है जो पूरे साल करनी है। एक आपने एंड में कर दिया तो वो खराब है। और यहां वही बोला है कि जब एंड हो, सत्रावसान हो, तब मूल्यांकन की स्ट्रेटजी अपनाओ। इसलिए यह बात एकदम खराब है। दोनों बातें खराब है। ओके, विद्यार्थियों को लगातार अवसर, विद्यार्थियों को मौका देना अच्छी बात की खराब बात? अच्छी बात। विद्यार्थी आपस में कोऑपरेशन करें, आपस में बात करें, इसमें सहयोग देना अच्छी बात की खराब बात? अच्छी बात। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचार और अनुभवों को प्राप्त करें, अच्छी बात की खराब बात? अच्छी बात। खराब बात तो यह है। ओके, अगली बात 19, ए टीचर शुड इंकरेज स्टूडेंट्स टू सेट। वही बात कमाल की आ गई है। इस बार मैं पूछूंगा, आपको आवाज नहीं करनी है। अच्छा, भाषा में भी चक्कर पड़ जाता है, वो भी समझना है। शब्दों का खेल भी साथ साथ करना है। इंग्लिश वाला याद है, वही तो बात है ना। बताओ, पहला शाबाश। क्या बोला? एक शिक्षक को डैश के बजाय, के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय इसके। इसका मतलब पहले वाला जो आएगा उसको प्रोत्साहित करें कि दूसरे वाला? पहले वाला। इसको तो करो प्रोत्साहित और इसको करो डिक्रीज, इसको रोको। अब हमको पता है दो चीजें हैं, एक तो है अधिगम लक्ष्य लर्निंग गोल्स, एक है परफॉर्मेंस गोल्स। ये तो मैंने अभी आपको बताई। तो अधिगम गोल्स, परफॉर्मेंस गोल्स, आगे पीछे। अब यहां पे देखो, फेलियर अवॉइडिंग, देखो असफलता से बचने के लिए लक्ष्य और अंक लेने के लिए लक्ष्य, तो ये दोनों एक जैसी बात है। ये तो इस ऑप्शन को देख के अपने आप काट दोगे ये बच्चे दोनों। सुन लो ना। अब हमको यहां तो बढ़िया बात लिखनी है और यहां खराब बात लिखनी है। अधिगम लक्ष्य, अधिगम बढ़िया है या प्रदर्शन बढ़िया है? अधिगम बढ़िया है, तो यहां तो आ जाएगा अधिगम लक्ष्य। ओके, और यहां आ जाएगा प्रदर्शन लक्ष्य। यह है ऑप्शन नंबर 1। तो बोलिए, मजा नहीं आ रहा क्या आपको?
मतलब आप, हाँ सही बात है, आप अधिगम लक्ष्य पे ध्यान दे रही होगी प्रदर्शन लक्ष्य पे? अधिगम लक्ष्य पर ध्यान दिया थे पूरी क्लास अटेंड करो, और प्रदर्शन लक्ष्य पे ध्यान दिया थान बेरो पड़ जाओ, सही है तो वही बताओ। नहीं समझे आप मेरी बात? ओके, मैं मजाक कर रहा हूं। आपको अधिगम लक्ष्य पे ध्यान देना है, लेकिन यहां कंपटीशन में प्रदर्शन लक्ष्य भी करना पड़ेगा। ये सारी बात किसकी होती है मैडम? ये सारी बातें स्कूल के बच्चों की हो रही है ना? हाँ, ओके नेक्स्ट। अब प्रतिस्पर्धा खराब है, लेकिन कंपटीशन में तो प्रतिस्पर्धा जरूरी है ना? तो हम जो भी पढ़ रहे हैं हम स्कूल के बच्चों की बात कर रहे हैं। ध्यान दो मैडम, वाइट सही बताया आपने। चलो इस बार आपको एक और पूछते हैं, कोई नहीं बोलेगा। पर मैडम जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब सेवाभावी होते हैं, तो कभी कभी उनकी कोई सुन लेता है। और ऐसे लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन पेपर होता है ना, उस दिन हम जैसे किसी टीचर की ड्यूटी आ जाती है, पर जरूरी नहीं हर बार ऐसा होता है। चलिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज? प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण कौन से है? पहला है टाइम टेबल बना लेना, अभी देखो खुद सोचो। दूसरा है एग्जाम्पल्स नॉन एग्जाम्पल्स के बारे में सोचना। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स, मतलब चार्ट तो बनाओ पर ऐसे भी चार्ट नहीं कि उसकी टांगड़ी गड़ जा रही है, पुछड़ी गड़ जा रही है, पता ही नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ओके, और हम उम्र साथी को समझाना इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। आसान है? बोलो, मुश्किल है कि आसान? बहुत आसान है। आपका कोई, आपके सिबलिंग्स, ब्रदर, जीजाजी कोई अमेरिका रहते हैं, है ना? किसी घर में आपको पता है वो पापा रहते हैं विदेश। मेरा एक दोस्त जापान रहता था, टोक्यो रहता था वो। तो मैं टोक्यो की, वो मेरे को पता था, मैं ऐसे बताता था, लोग कहते थे आप टोक्यो रहते हो क्या? क्योंकि अपना साथी को हमको कोई बात बताए तो वो एकदम से फिट बैठ जाती है। बोले कहानी पे बैठती कि नहीं बैठती फिट? तो ये होता है पीयर साथियों के साथ, तो अच्छी बात होती है। बहुत आसान है, खुद से प्रश्न करना। तो खराब कौन सी है? कोई भी नहीं है। तो कौन सा राइट है? ये राइट आंसर है। पर इस सवाल में ये राइट आंसर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए जिंदगी में आज के बाद कोई भी पेपर देने जाओ तो कि साहब लक्ष्य और टाइम टेबल निर्धारित करना अच्छी बात होती है। आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसे चार्ट जो व्यवस्थित बने हुए हैं और ध्यान अटेंशन वाले नक्शे हो तो अच्छी बात होती है। गैर उदाहरण और उदाहरण मैंने भी आपको बताया, नॉन एग्जाम्पल एग्जाम्पल हमेशा अच्छे होते हैं। हम उम्र साथी को समझाना हमेशा अच्छा होता है, उसके लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि आपको भी कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लियर होता है। इसलिए हमारे बहुत से बच्चे, हम तो कहते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दो, आप पे दबाव रहेगा तो वो चीज पढ़ के जाओगे तो सिलेक्शन में आपको हेल्प मिलेगी। प्रियंका, ओके, खुद से प्रश्न करना अच्छी बात। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला बताना, which of these is an example of extrinsic motivation? लोग कहते हैं ना कि चेहरा नजर आता है। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में पढ़ाने वाला कोई भी साइकोलॉजी का, मैं किसकी बात करूं, उनको एक्सट्रिंजिक शब्द दिखता नहीं आता, आज तक सुना नहीं हमने। इंट्रिंजिक क्या होता है, एक्सट्रिंजिक क्या होता है, शब्द ही नहीं है। बोलिए, 4 नंबर है। देखो बाह्य अभिप्रेरणा अच्छी बात है कि खराब बात? खराब बात है, तो हमको खराब बात नहीं करनी। और अभी मैंने आपको बताया था कि अंक देना अच्छी बात है कि खराब बात? खराब बात है। बाकी तीनों आंतरिक है। गृह कार्य करना पसंद करती हूं, इसका मतलब याद रखना, पसंद करना और आनंददायक होना अच्छी की खराब? अच्छी। सीखना खराब की अच्छा? अच्छा। समझ में आना खराब की अच्छा? अच्छा। और नंबर लाने की बात करना खराब। इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर 4।
बिल्कुल, उदाहरण भी दो और गैर उदाहरण भी दो, क्योंकि उदाहरण और गैर उदाहरण से क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ओके, बोलो। एक रूप मानकीकृत परीक्षण हमेशा अच्छा कि खराब? खराब। दंडात्मक साधनों का प्रयोग अच्छा कि खराब? खराब। सूचनाएं आती हैं, उनका संचरण का मतलब तो रटना ही होता है, फैक्ट है, तो ये भी खराब। लेकिन अन्वेषण का मतलब एक्सप्लोरेशन, खोज करना और आपस में परिचर्चा करना हमेशा अच्छा होता है। इन बातों के लिए हम शुक्रगुजार हैं लेव वाइगोत्स्की साहब के। नेक्स्ट, चिल्ड्रंस एरर एंड मिसकंसेप्शंस, बच्चों की गलतियां और उनके गलत कॉन्सेप्ट बने हुए कुछ, वो शिक्षण अधिगम की एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट, विघ्न है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करें, सूचित करते हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। इशारा करो, एक राइट आंसर, शाबाश। क्योंकि हमने बात करी ना अभी, बच्चों की गलतियां अच्छी बात है कि खराब? अच्छी बात है, गलतियां जरूरी है, जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। ये राइट है, रुकावट नहीं है। अनदेखी तो अच्छा, अनदेखी किसी चीज की करनी नहीं है, ठीक है ना। और ये बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में कम होती हैं, इस बात के खिलाफ कौन है? पियाजे, जिन्होंने मिनी एडल्ट बच्चों को नहीं माना। उससे पहले तो टेबुला रासा भी था, मिनी एडल्ट भी था, पर पियाजे साहब ने इसको नहीं माना। ओके, नेक्स्ट। आपके बीच में कुछ उदास चेहरे हैं, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा लेट आए हैं, हमारी सारी क्लासेस आप देखेंगे, उसके बाद आप भी ऐसे ही जवाब देंगे जैसे ये दे रहे हैं। ये कोई एलियन थोड़ी है, यही के बच्चे हैं। बस फर्क इतना है कि पहले अपने माँ बाप के बच्चे थे, अब किसके बन गए? हमारे बन गए, इतना सा फर्क है। तो आदि तो तुम चली गई, जितना गई उतना तो कम हो ही गया। ओके, नेक्स्ट। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? ओहो, आ गई वो बात। Miniature adult who is less than adult in all aspects such as size, cognition, emotions. कोरी पटिया, टेबुला रासा, ब्लैंक स्लेट, निष्क्रिय प्राणी, समस्या समाधान करने वाला वैज्ञानिक। आप बताओ, 1 2 3 4, मैडम आप बताओ, बताओ कौन सा होना चाहिए? पूरी क्लास देखना आप। ओके, मिनी एडल्ट या मिनिएचर एडल्ट का पियाजे ने विरोध किया ना विरोध? आप सुनो तो ध्यान से, आप आधा टाइम उरी को देखती रही हो। प्रियंका और आप दोनों तो बीच में बैठी हो, आप चारों जो बैठी हो, वो उस कॉर्नर पे, वो उस कॉर्नर पे है ना। आप दोनों के नैन मिल रहे हैं, लेकिन बीच में वो दो है। हाँ, इधर देखो आप प्लीज। मिनी एडल्ट, मिनिएचर एडल्ट क्या होता है? मैंने आपको बताया था पियाजे में, याद है? जो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पियाजे पड़ा हुआ है, उसको देख लेना आप ध्यान से। उसमें 6 की 6 स्टेज भी है बेटा। तो क्या है मिनी एडल्ट? मिनी एडल्ट का मतलब मिनी बस। बड़ी बस में 52 सवारी आती है, मिनी बस में 20 ही आती है। तो पहले लोग कहते थे कि साहब बच्चा मिनी बस की तरह है, बड़े बस का छोटा वर्जन है, इसलिए बच्चा बड़ों की तुलना में कम सोचता है, कम चिंतन करता है। पियाजे ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता, बच्चा भी बड़ों की तुलना में कम नहीं सोचता, बल्कि उनसे कम नहीं है सोचने में, लेकिन यह बात अलग है कि उसका तरीका अलग है। दूसरा टेबुला रासा किसने दिया था? जॉन लॉक ने। उन्होंने कहा था कि बच्चा जब दुनिया में आता है तो खाली स्लेट होता है, उसके पास कुछ नहीं होता, तो ज्ञान कहां से आएगा? फिर समाज, शिक्षक, माता पिता, बाहर के लोग उसको ज्ञान देंगे।
ज्ञान का हस्तांतरण करेंगे। पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर जैसे लोगों ने इस बात का भी खंडन किया कि बच्चा कोरा कागज नहीं है, उसके पास बहुत कुछ है, बस ये बात अलग है कि उसके सोचने का तरीका अलग है, उसके तर्क अलग है, वो चांद सूरज से बात करता है बस, लेकिन वो कोरा कागज नहीं है। इसका मतलब ये बात भी गलत है, मिनिएचर अडल्ट बच्चे को नहीं मानते, टेबुला रासा भी बच्चे को नहीं मानते, पैसिव निष्क्रिय तो बच्चे को, निष्क्रिय प्राणी तो कभी भी नहीं मानते, वो तो सक्रिय है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और वो तो साइंटिस्ट है। पियाजे ने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट बोला, याद है आपको? यस, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, अन्वेषक बच्चा खुद, समस्या समाधान करने वाला बच्चा खुद, और ज्ञान का निर्माण करने वाला भी बच्चा खुद। यस, नेक्स्ट 26 का, आप अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? मूक दर्शक होना चाहिए क्या? कक्षा को छोड़ देना, सहयोगात्मक होना, प्रत्येक समूह की निगरानी करना, उस बोलिए तीसरा राइट आंसर है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, शाबाश। नेक्स्ट, ओके, विकास और अधिगम के बीच में क्या है? पहला है संबंधित नहीं है, दूसरा है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। हमको सही या गलत क्या छांटना है वो देखना है। अधिगम की दर विकास की दर से काफी ज्यादा होती है। विकास और अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। बोलो, 4 नंबर राइट आंसर है, शाबाश। दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ओके, एक बात बताओ, अधिगम पहले होता है कि विकास? भाषा पहले आती है कि विचार? सुन लो, यस सुन लो, पियाजे वाइगोत्स्की में लड़ाई है। पियाजे अधिगम को पहले बताएंगे कि विकास को? बोलो, मैंने क्या बोला? अधिगम और विकास में लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट या डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग। पियाजे पहले विकास की बात करते हैं कि अधिगम की? बोलो, विकास की। और वाइगोत्स्की पहले अधिगम की बात करते हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की कहते हैं अधिगम से ही विकास होता है, पियाजे कहते हैं विकास होगा पहले तो फिर बाद में अधिगम होगा। इसके लिए एक टर्म पियाजे ने दिया, कौन सा? पियाजे ने एक टर्म दिया ना, आप 5 साल के बच्चे को 15 साल वाली बात नहीं बता सकते। बायोलॉजिकल रेडीनेस, पारुल ने बताया। जैविक परिपक्वता, जब तक बच्चा जैविक रूप से परिपक्व नहीं होगा, इसका मतलब पहले विकास नहीं होगा तो अधिगम नहीं होगा। हालांकि इस बात के खिलाफ कौन है? ब्रूनर। ब्रूनर ने क्या बोला था कि किसी भी बालक को किसी भी उम्र में कुछ भी सिखाया जा सकता है। ब्रूनर जैविक परिपक्वता की बात नहीं करते, पियाजे जैविक परिपक्वता की बात करते हैं, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात करते हैं, बायोलॉजिकल रेडीनेस की बात करते हैं। दूसरी बात विचार और भाषा की लड़ाई है, तो यहां भी ध्यान रखना, पियाजे के अनुसार पहले विचार की भाषा, विचार की भाषा, विचार, और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा, भाषा से ही विकास होगा, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। हालांकि शुरू के 2-2.5 साल में दोनों इंडिपेंडेंट, बाद में वो। ओके, नेक्स्ट, – 28 का देखिए। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के, पियाजे का नाम आया और कोई चीज उनकी है ही नहीं, केवल स्कीमा है, तो पियाजे तो स्कीमा राइट है। नेक्स्ट, 29, विद एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जा सकते हैं जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? बोलो, सही जवाब है जेडपीडी। यहां पे एक बात पूछूंगा मैं आपको। ओके, इक्विलिब्रेशन पियाजे का है, कंजर्वेशन पियाजे का है, ये पियाजे का है,
ये समीपस्थ उनका भी है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसका है? बोलो। वाइगोत्स्की का। किसका है? वाइगोत्स्की का। एक टर्म इससे मिलती जुलती, दूसरी स्कैफोल्डिंग। कौन सी? स्कैफोल्डिंग। याद रखना, स्कैफोल्डिंग जो शब्द है वो ब्रूनर ने दिया था और जेडपीडी दिया था वाइगोत्स्की ने। लेकिन दोनों की खास बात क्या है वो सुन लें। बहुत खास बात जो केवल आपको ही बताई थी हमने, याद है? किसी को नहीं है? एमक्यू तो है ही। खैर, क्या खास बात थी? सुने। जब, याद रखना, जब डूअर और कर्ता कोई अडल्ट होता है, बड़ा होता है, एमक्यू होता है, तो हमेशा हमेशा आंसर स्कैफोल्डिंग आएगा। और जब डूअर सब्जेक्ट खुद बच्चा होता है तो हमेशा आंसर जेडपीडी आएगा। ये बात मैं बता चुका हूं, सुनना पुराने वीडियो में। पुराने मतलब अपने कोर्स में सुनना, जब आपको मिल जाए तब। ओके, यहां चिंता इसलिए नहीं हुई कि यहां पे स्कैफोल्डिंग था ही नहीं। मजा तो तब आता ना जब स्कैफोल्डिंग होता। आएगा कुछ प्रश्नों में आगे, तब पूछूंगा आपसे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? ये बताओ। रिवार्ड एंड पनिशमेंट, सोशल इंटरेक्शन, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, अडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। पुरस्कार और दंड तो हमेशा खराब होता है, चाहे वाइगोत्स्की हो चाहे ना हो। उद्दीपन अनुक्रिया संबंध लगभग खराब जैसा ही होता है, क्योंकि ये रटना और निम्न स्तर के अधिगम जैसी बात है, कंडीशनिंग जैसी बात है। अनुकूलन, संगठन, अडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी बात है, पर यह बात सब पियाजे की है। वाइगोत्स्की की तो 2 नंबर वाली बात है, सोशल इंटरेक्शन है। बात समझ में आई? एक और कर ले। अरे वाह, करूंगा। एक और करेंगे, 10 प्रश्न कर लेते हैं, पूरा कर लेते। थोड़ा फास्ट करते हैं, थोड़ा फास्ट। क्या बोलूं, जल्दी से। कुछ बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है? मैं मेरे मुंह से नहीं बोला, मैं मेरे मुंह से ऐसी खराब बात बोलता ही नहीं हूं। अब देखो, ऐसे ऐसे प्रश्न आए। पहला प्रश्न देखो जल्दी से, जाओ फिर। तुम तो जाने वालों का साथ देती ही हो। ठीक है, तुम्हारे पास है वो ऐप? ऐप भी नहीं है ना? ये है ऐप, लाइव नहीं है? नहीं, उस पर डालूंगा मैं। ठीक है, मैं देखता हूं चैनल पे डाल दे। ओके, जल्दी। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। ये कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने भी तो तुमको खिलाया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार नूर का कथन किस प्रारूप की बात करता है? 2 खालिस्तान आ गए, डैश डैश। एक में क्या, दूसरे में क्या? आप में से कोई इसमें जो बात है वो मेरे को बताए तो मेरे को बहुत मजा आए। मेरे को बहुत मजा आए, क्योंकि एक बात ऐसी है जो मैं चाहता हूं आप बताओ। हाँ, वही बात है, शाबाश। लेकिन एक बात है उसमें, टिट फॉर टेट वाली बात है। याद है हमने आपको बोला था दंड से आज्ञाकारिता मिली, किंतु हम क्या बन गए? अहंकारी बन गए। फिर अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा पाई, तब क्या मिला? सामाजिक सम्मान मिला। और अंत में जब सामाजिक समझौते किए तब विवेक नाम मिला। अब सवाल क्या है? बहुत सिंपल बात। हमने पहली स्टेज आपको बताई। पहली स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, जिसमें दंड से बचने के लिए नैतिक नियम अपनाते हैं। दूसरी अवस्था हमने आपको बताई जिसमें पुरस्कार के लिए मुझे क्या मिलेगा, ये टिट फॉर टैट थी दूसरी स्टेज। याद है आपको? इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन वाली थी। इसके बहुत से नाम मैंने आपको बताए थे। इंडिविजुअल एक्सचेंज भी मैंने आपको लिखवाया था। दूसरी, ये पहली जो 2 अवस्थाएं हैं ये प्री ऑपरेशनल में है, माफ करें प्री कन्वेंशनल में है। किसमें है? प्री कन्वेंशनल में। फिर तीसरी गुड बॉय नाइस गर्ल, और चौथा लॉ एंड ऑर्डर, सोशल समाज में अप्रूवल के लिए करते हैं, वो दोनों कन्वेंशनल में बताई थी आपको। और 5वीं कॉन्ट्रैक्ट वाली और इथिकल प्रिंसिपल वाली, यूनिवर्सल वाली, वो पोस्ट कन्वेंशनल में बताई थी। अब इसका जवाब दें आप और वो बात बताएं जो मैं आपसे सुनना चाहता हूं। आप कोहलबर्ग में आ गई थी,
हाँ तो फिर तो बताना है। मोनिका, सुनीता, पहली बात तो इसका जवाब बताओ। सही जवाब क्या होगा? थर्ड कैसे होगा? अभी तो मैंने बताया यार, एक्सचेंज है, टिट फॉर टेट है, लेने का देना है, तो लेने का देना आदान प्रदान है, एक्सचेंज है। लेकिन खास बात, जो सी टेट ने भी गलती करी, सी टेट ने इसमें बोनस दिया, क्योंकि आदान प्रदान तो किसमें है? यस, प्री कन्वेंशनल में है। यहां ये तो सही है, लेकिन ये गलत लिख दिया इन्होंने। एक्चुअली ये क्या है? प्री कन्वेंशनल है, इसलिए बच्चों को मिला था बोनस। बात समझ में आ गई? सही जवाब है चौथा ऑप्शन करेंगे हम, क्योंकि परंपरागत नहीं, क्योंकि यहां पे क्या है? पूर्व परंपरागत है। क्या है? पूर्व परंपरागत। ओके, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाएं क्या हैं? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर रोल्स, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। सही जवाब है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। कोई लड़का है तो ये, कोई लड़की है तो ये पहचान है। जेंडर भूमिकाएं, जेंडर रोल्स लगभग वैसी बात है, हल्का सा फर्क है, विभेदीकरण दोनों में अंतर है। तो समाज में ये बात चली आ रही है कि सब लड़की है तो ये काम करेगी, लड़का है तो रोता नहीं है, वो है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ये शब्द याद रखना, स्टीरियोटाइप्स, जेंडर रूढ़िबद्धताएं। तीसरा प्रश्न, recently there have been conscious efforts to include stories in curriculum where father is involved in household work, mother doing adventure activities। क्या बात है, जेंडर पक्षपात। पिता घर के कामों में लगा रहता है, जेंडर पक्षपात को बढ़ाता है, जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। तीनों एक जैसी बात है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जेंडर रूढ़िवादी को समाप्त करता है, क्योंकि काउंटर करता है। अगर इसकी जगह चुनौती देता होता तो वो भी हम क्या करते? राइट करते, क्योंकि ये अच्छी बात है, बाकी तीनों ही बात खराब है। एनसीएफ 2005, पता नहीं इस बार आपके सिलेबस में होगा या एनसीएफ 2023, 2024 या 2025 अभी बनने वाला है, वो आपके सिलेबस में होगा। सुन रहे हो मेरी बात? तो वहां प्रोफेसर यशपाल ने एक बात कही थी जो अक्सर हम बताते हैं, आपको तो याद होगा, पारुल, जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित, ये कह रहे हैं तीसरा, ध्यान दो, जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करना क्या होता है? तू लड़की है तो लड़की के काम कर, वही रहे, तो लड़का है तो तू लड़के वाले काम ही कर, दूसरे में टांग मत अड़ा। तो ये तो वो खराब बात है। इसका मतलब तीसरा चौथा पहला एक जैसे है बेटा। ओके, ध्यान दो। तो उन्होंने एक बात बोली कि मैं एक ख्वाब देख रहा हूं। सुन रहे हो मेरी बात? मैं एक ख्वाब देख रहा हूं, एक घर है गांव का, उसका क्या देख रहा हूं कि उस घर की बड़ी बेटी मोटरसाइकिल से कॉलेज से घर आ रही है। छोटी बेटी, गांव का घर है, छोटी बेटी घर में एक पेड़ है उसके ऊपर चढ़ी हुई है, उसको काट रही है। उसके पापा गाय का दूध निकाल रहे हैं, उसका भाई सब्जी बना रहा है, और उसकी मम्मा स्टूल पे खड़ी होकर पंखा ठीक कर रही है। ये क्या है? ये जेंडर रूढ़िबद्धता को समाप्त करता है, क्योंकि यहां महिलाओं वाले काम तो कौन कर रहे हैं? पुरुष, और पुरुषों वाले महिलाएं। सब्जी कौन बना रहा है? भाई। दूध कौन निकाल रहा है? भाई। पंखा कौन ठीक कर रही है? मां। कॉलेज से बाइक पे कौन आ रही है? बिटिया, भूमिका। पेड़ कौन काट रही है? मैडम। मतलब तो अच्छी बात है, समझे नहीं? पेड़ आप उल्टा लेंगे, पेड़ काटने का मतलब ये तो साहसिक काम है। बोलिए है कि नहीं साहसिक काम? जो आज तक पुरुषों के खाते में लिख दिए, सब पुरुष ही करेंगे। ओके, इसकी जगह वो और जोड़ते पोछा वोछा लगाना, तो वो पुरुष करेंगे। कौन करेंगे? पुरुष। हाँ, आपको बुरा लगा? हमारी कोई बात बुरी नहीं लगनी चाहिए आपको। ओके,
क्या बोला? वो मानो तो भी ज्यादा पढ़ोगा। वाइगोत्स चौथा देखो, वाइगोत्स के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान से, ओहो इसमें लफड़ा है साहब, इसमें लफड़ा है। इसमें जेडपीडी या स्कैफोल्डिंग में से कोई एक होगा। तुम इतना जल्दबाजी क्यों करती हो? जेडपीडी होगा कि स्कैफोल्डिंग होगा? वाइगोत्स की है तो खोजपूर्ण अधिगम तो है नहीं। आप मेरे को बताएंगे डिस्कवरी लर्निंग परीक्षा में दिख जाए तो किसका नाम लेंगे? ब्रूनर का लेंगे। किसका लेंगे? ब्रूनर। फर्स्ट ग्रेड में जब आया था तो एक राजस्थान में अकेली हमारी बुक थी जिसमें ब्रूनर था। केवल हमारे बच्चे थे जो ब्रूनर करके आए थे। यही रीट में आ गया था थर्ड ग्रेड में। जो पढ़ाते ना साइकोलॉजी, रात को मैसेज कर रहे सर प्रूफ दे दो, 2 लाख बच्चे हैं मेरे पास, प्रूफ दो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने दिया, मैंने कहा ले ले। यस फैक्ट है। तो डिस्कवरी ब्रूनर का है। अब बच गया जेडपीडीओ के फोल्डिंग में से क्या होगा? आप जो लिखते हो ना मेरे नोट्स, वो तो कमाल के हैं ही। साथ में हम वो करी थी कल परसों, वो लड़की आई थी आपके मैडम, वो हिंदी में सिलेक्शन हुआ था ना, उसे किसने पूछा? आपने पूछा? किसने पूछा था? सुमन ने पूछा। सुमन भी नहीं आई आज। साइकोलॉजी किससे पढ़ी? तो उन्होंने आपको एक बात कही थी कि मेरा नाम लिया था उन्होंने, और ये कहा था कि सर जो बोलते हैं ना क्लास में कोई शॉर्ट ट्रिक या कोई बात, वो जरूर ध्यान में रखा करो, साइड में लिख लिया करो, ऐसा बोला उन्होंने। लेक्चर बनी थी वो, रियल में पढ़ी हुई ना? हाँ तो पढ़ी हुई है मेरे से। तो इसका कारण क्या है? आप मैंने तुम्हें जो बोलता हूं उस पर ध्यान नहीं देते। मैंने क्या बोला? जब सब्जेक्ट और डूअर, इवन मैंने लिखवाया वो आपको, सब्जेक्ट और डूअर जब कोई एडल्ट होगा तो हमेशा आंसर स्कैफोल्डिंग आएगा। इसमें डूअर कौन है? वयस्क। सब्जेक्ट कौन है? वयस्क है। इसका आंसर है जेडपीडी, पहाड़ व ढांचा, स्कैफोल्डिंग। बात समझ आ रही? वापस देखना उस बात को, वाइगोत्स की वापस पढ़ना। देखो तुम लिखा हुआ है क्या? है ना? बताओ मोनिका को, दिखाओ मोनिका को। जो मेरे को सुन रहे हो बच्चों, आप यूट्यूब वाले, मैं जो भी बोल रहा हूं ये प्रूफ है, प्रमाण है। आप हमारे ऐप पे आके हमारी पीडीएफ देख सकते हो। हाँ बेटा, हाँ अभी लाइव नहीं हूं मैं, इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा। कल लाइव कर देंगे, है ना? कल इसको लाइव करेंगे। पर वही बात है, वो मेरा मूड ऑफ हो जाता है, वो चले गए उनको। मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसमें है पूरा, सब आ जाएगा। फिर पूरा आपको वाइगोत्स की बाकी है, पढ़ा ही नहीं आपने? नहीं पढ़ा ना मेरे से? जीन पियाजे भी नहीं पढ़ा? हाँ तो इसलिए कोई चिंता मत करो, आप पूरा है उसमें, एक एक बारीकी से एक चीज है, वो आपको देंगे ना हम, उसमें मिल जाएगा। या ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगा मैं वो सारी बातें, है ना? जो निकल गया ना आपका, वो सेकंड ग्रेड वाले बच्चों चिंता नहीं करें, जो आपका निकला है ना वो अभी आपका लर्निंग ही नहीं हुआ, अधिगम ही नहीं पढ़ाया मैंने आपको भी, है ना? तो ऑफलाइन भी कराऊंगा और ऑनलाइन भी पूरा रिकॉर्डेड है, तो जो आपको पसंद आए दोनों कर सकते हो, चिंता की बात नहीं। नेक्स्ट कर लेंगे एक और, अगला देखो, बस 2 मिनट और। जीन पियाजे, देखो कितनी शानदार बात आ गई। जीन पियाजे के विकास के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, बोलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बोलो बोलो। यस सही जवाब है, 4 नंबर। छठा देखो, किसके अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं, सांस्कृतिक संदर्भ का प्रभाव, बोलो। ओके, जहां भी आपको ये मिले ना, संस्कृति, भाषा, सामाजिक, याद है वाइगोत्स्की की हमने आपको शॉर्ट में कितनी बातें बताई थी? 3 SCL, शाबाश। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। और लैंग्वेज में भी आपको 3 बात बताई थी। सबसे पहली सोशल लैंग्वेज, सामाजिक वार्ता। इस पे बहुत प्रश्न आता है। सामाजिक वार्ता सुन रहे हो? पहली सोशल लैंग्वेज, सामाजिक वार्ता, दूसरी प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता, और तीसरी इनर साइलेंट स्पीच। सामाजिक वार्ता क्यों करता है बच्चा? शुरू के 2 साल 2.5 साल कम्युनिकेशन के लिए, दूसरों से संप्रेषण के लिए, बातचीत के लिए, बताएगा दूसरों को नई नई भाषा सीखी है। सुन रहे हो ना? ध्यान दो। प्राइवेट स्पीच क्यों करता है बच्चा? अपने
बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, अपने व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए, वहां पे दूसरों से बात करने के लिए, और प्राइवेट स्पीच अपना व्यवहार नियंत्रित करने के लिए, और इनर साइलेंट स्पीच अपनी सोच या चिंतन को नियंत्रित करने के लिए। तीनों लैंग्वेज। तो सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज की बात है तो किसके साथ जाएंगे? वाइगोत्स्की के साथ। किसके साथ? वाइगोत्स्की। यहां मैं आपको ये बेंडूरा और ये छोटी मोटी चीजें इसलिए नहीं बताता कि आप मेरे बच्चे बन ही चुके हो। लोग तो ये भी बताते हैं साहब बेंडूरा क्या होता है। हमारे बच्चे तो कहते हैं मॉडलिंग थ्योरी किसको बता रहे हो। 7 का पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6-8 छठी 8वीं के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। कॉमन सेंस का प्रश्न आ गया। कॉमन सेंस का कैसे आ गया? हाँ, कॉमन सेंस का यूं आ गया कि सब तर्क वाली बहस अच्छी होती कि खराब? बोलो, बहस परिचर्चा अच्छी होती कि खराब? अच्छी होती है। और तर्क और जुड़ गया तो बहुत अच्छी होती है। तो यहां पे इस बहुत अच्छी बात को क्या कर रहे हैं? हतोत्साहित कर रहे हैं। इसलिए ये तो ऑप्शन खराब हो गया साहब। दूसरी बात, केवल आ गया शब्द, केवल आते ही मामला गड़बड़ हो गया। निर्धारित पाठ्यक्रम तो हमने आपको बताया था पाठ्य पुस्तक आधारित, उस बंद कर दिया पिंजरे में, आउट ऑफ द बॉक्स जाने नहीं दे रहे। ये बात अच्छी है कि खराब? खराब है। किताब से बाहर मत जाओ साहब। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्री, यह तो बहुत ही खराब बात है। मंदबुद्धि बच्चे थोड़ी हम 2 नंबर होगो। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समस्या समाधान की आवश्यकता हो। क्यों आएगा ऐसा? इसलिए आएगा कि दूसरी प्री ऑपरेशन दिशा, दूसरी प्री ऑपरेशनल अवस्था को हमने बोला था अतार्किक चिंतन की अवस्था। चिंतन वहां भी आ गया, लेकिन वो चिंतन क्या था? अतार्किक। और तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक को हम बोलते हैं तार्किक चिंतन की अवस्था। क्या बोलते हैं? तार्किक। तो इसमें तर्क भी होगा, चिंतन भी होगा। अगला, हार्वर्ड गार्डनर आ गया। फिर हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? इससे आसान तो कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता आपके लिए। नहीं हो सकता ना? यानी देखो, म्यूजिकल एक्सप्रेशन संगीतात्मक बुद्धि, और क्या है? हाँ, हिंदी में देख लो आप, रिदम साउंड मीनिंग ऑफ द वर्ड। यस, ध्यान दें, संगीतमय तो संगीतात्मक बुद्धि कुछ कौन सी पूछी है? तार्किक गणितात्मक। ओके, ध्वनि ताल शब्दों का अर्थ ध्यान देना। 10 से यहां शब्द आ गया स्पाशियल, ये स्पाशियल इंटेलिजेंस है ना? बताया था आपको, देशिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, दूरी, गति, दिशा का प्रत्यक्षीकरण करेगा। और ये म्यूजिकल वाली म्यूजिक बुद्धि है। और ये ध्वनि ताल शब्दों के अर्थ के प्रति, शब्दों के। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, याद करो, टोन है इसमें। साउंड, रिदम, मीनिंग ऑफ वर्ड्स। मीनिंग ऑफ वर्ड्स ये टोन है। लिंग्विस्टिक, शाबाश, ये लिंग्विस्टिक है। ये है लिंग्विस्टिक, ये है म्यूजिकल, ये है स्पाशियल, नाम ही लिखा हुआ है। और ये है लॉजिकल। इसमें लॉजिक शब्द ही आ जाएगा शायद। आ गया ना? रीजनिंग आ गया, एक ही बात है। यस, इसका मतलब ये वाला चौथा राइट आंसर है, तार्किक गणितात्मक। हार्वर्ड गार्डनर में तो कोई प्रश्न आप गलत करोगे नहीं, शायद नहीं करोगे ना, क्योंकि हमने अभी अभी आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट, 9th, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदत, कौशल, मूल्य और प्रेरणा को विकसित करते हैं, समाज की जिम्मेदार। तो ये तो सामाजिकरण हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। नेक्स्ट, 10वां देखो। अब 10वां देखिए, 2 प्रश्न और करेंगे लास्ट के, चिंता मत करो। एक ही करें? ठीक, कितनी जल्दी बोले उस, दोनों एक साथ? सर एक ही? ओके, ध्यान दो। मानव विकास के संदर्भ में एक तो आनुवंशिकता और दूसरा पर्यावरण, क्या सही है? पहला है व्यक्तिगत भिन्नता को एकमात्र आते ही गलत हो जाएगा। एकमात्र विकल्प क्या है? चलो एक ही करो, पर इन्हें तो ढंग से कर लेने दो, कर लो। ओके, एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, ये बात सही कि गलत? गलत है। परिवेश किसको बोलते हैं?
वातावरण को बोलते हैं। परिवेश के प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। ये बात सही की गलत? गलत क्यों? क्योंकि इसमें आनुवांशिकता को छोड़ दिया और इसमें परिवेश को छोड़ दिया। तीसरे में न तो आनुवांशिकता और नई वातावरण को तो दोनों नहीं छोड़ दियो। आनुवांशिकता वातावरण दोनों जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। और आज का लास्ट सवाल, बाकी कल करेंगे। कहां से अच्छा आ जाए? ये नीचे वाला कमाल का है। चलो पहले ये कर लो। प्रगतिशील कक्षा, प्रोग्रेसिव क्लास क्या होती है? जिसमें संरचनावाद लागू होता है, जिसमें बच्चों को मौका मिलता है, जिसमें एक्टिव रहते हैं, बस मजा आता है उसमें। प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। निष्क्रिय रहेगा? नो। निष्क्रिय रहेगा क्या? बच्चा पैसिवली नहीं करेगा। रिप्रोड्यूस बाय द लर्नर एज इट इज। एज इट इज का मतलब रटना हो गया, ये कभी नहीं होता। रिकॉल भी वही है, ऐसा कभी नहीं होता। नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करेगा। ज्ञान का निर्माण कौन करेगा? बच्चा खुद ही करेगा, खुद ही करेगा। तो राइट आंसर। और ये चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया इसलिए ये कर लेता हूं लास्ट। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? आसान है। तो इस पे कुछ बहुत अच्छे प्रश्न हो रहेंगे आगे, पर वो बाद में करेंगे। दोनों ही आगे। इसमें क्या है आप जानते हो इनके बारे में थोड़ा बहुत? एक तो ऐसे, एक एफए। जानते हो थोड़ा बहुत? एफए सुन लो एक ही बात। फॉर्मेटिव असेसमेंट, एफए का दूसरा नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसका दूसरा नाम क्या है? मैं कराऊंगा आपको, बाकी आपके है ना। असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। और ऐसे है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन। ये क्या है? ये वो अंक वाला है, ग्रेडिंग वाला है। साल के अंत में जो होता है, एक निश्चित अवधि के अंत में जो होते हैं वो सारे ऐसे होते हैं, और पूरे साल भर जो चलते हैं वो एफए होते हैं। खास बात, एफए क्यों होता है? एफए होता है बच्चों की जो कमजोरियां हैं उनको दूर कर दें, शिक्षक अपनी रणनीति बदल ले। और ऐसे में होता है आपने कितने नंबर लिए। ये तो दोनों को मिला के बन गया सीसीई। क्या बन गया? सीसीई। और सीसीई में पहला सी है कॉम्प्रिहेंसिव, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, ई का इवेल्युएशन। पहले कॉन्टिन्यूअस ले सकते हो आप। सतत का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन हमेशा चलता है। और समग्र का मतलब नो। यस। केवल पढ़ने लिखने वाली बात नहीं, खेलने वाली भी, डांस वाली भी, व्यवहार के सभी पक्षों को शामिल करते हैं। उसको बोलते हैं व्यापक। उसको क्या बोलते हैं? व्यापक बोलते हैं। सभी पक्ष कितने? 3। पहला कौन सा? ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। इंग्लिश में तीनों बोलने पड़ेंगे। ज्ञानात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन, बोलिए। भावात्मक को बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन, बोलिए अफेक्टिव डोमेन। और क्रियात्मक को बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन, बोलिए साइकोमोटर डोमेन का एक दूसरा नाम है कॉग्निटिव। क्या बोलेंगे? कॉग्निटिव डोमेन। बाकी कल करेंगे। थैंक यू।